हेलो दोस्तों, आज एक टॉपिक पे है जो आपसे बात करने का मौका मिला है। तो निश्चित रूप से है जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है और क्वेश्चन बार बार है जो पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन शायद 64th में पूछा गया था और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपका बहुत सारे डायमेंशंस मिल जाएंगे और क्वेश्चन इस बार ये पूछने की ज़्यादा संभावना है। 67th बीपीएससी जो आप लोग दे रहे हैं उसमें है जो बहुत ज़्यादा है जो संभावना है। क्वेश्चन को पहले समझना है कि जब तक भारत में जनसंख्या वृद्धि अवरुद्ध नहीं की जा सकती तब तक आर्थिक विकास को उसको सही रूप में नहीं देखा जा सकता। इस कथन का परीक्षण करना है। देखिए, जब क्वेश्चन डबल कोट में हो, एक चीज ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कथन के रूप में है। ये डबल कोट में अगर क्वेश्चन हो तो उसका स्टेटमेंट का है जो वैल्यू है जो अलग हो जाता है क्वेश्चन लिखने का। उसका परीक्षण करना है कि जनसंख्या अगर वृद्धि होती है तो आर्थिक विकास पे प्रभाव पड़ता है। सिर्फ प्रभाव पड़ेगा कि कुछ इसके सकारात्मक पहलू भी हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में अगर कोई भी स्टेटमेंट दिया हो तो उस स्टेटमेंट का ही परीक्षण ही किया जाता है। 90% है जो उसका परीक्षण ही किया जाता है, विश्लेषण नहीं किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा कि कहाँ तक ये संभव है। वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर है जो लोगों के बीच शेयर कर दें, जो मेंस दे रहे हैं उनके पास ये पहुंच जाए और उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना है। सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए, मेंस का कोई आंसर स्पेसिफिक आंसर नहीं होता है। जितने भी एग्जाम देते हैं सबका आंसर सही होता है, लिखने का तरीका सबका अलग अलग होता है। इसीलिए कोई भी आंसर गलत नहीं है। आप भी लिखिएगा वो सही आंसर माना जाएगा। तो पहले है जो बटन सब्सक्राइब पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद है जो इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो हम करते हैं। सबसे पहले है कि इस कथन की परीक्षण सकारात्मक या नकारात्मक तथ्यों के आधार पर किया जा सकता है। इस स्टेटमेंट का, अगर जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है, क्या है? जो जनसंख्या वृद्धि जो है आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है, अर्थात जनसंख्या बाजार, आर्थिक क्रिया, उत्पादन, निवेश को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपको पता है कि अगर एग्जाम्पल अगर यहाँ अगर देना चाहें तो भारत है जो और चाइना है जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है तो उसका परचेजिंग पावर भी ज़्यादा है। याद रखिएगा, बाजार भी इसीलिए है जो अमेरिका यहाँ पर है जो आना चाहता है। ये है जो एशिया का सेंट्रल बिंदु भारत क्यों मर रहा है अमेरिका के लिए, क्योंकि यहाँ पर बाजार उसको सबसे बड़ा है उपलब्ध है। तो बाजार, आर्थिक क्रिया, उत्पादन और निवेश को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी देश के आर्थिक प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने में भी जनसंख्या है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जनसंख्या का एक सकारात्मक पक्ष हमें है जो वहाँ दिखाना है। वही अगले पैराग्राफ में, छोटा में, ज़्यादा नहीं, अगले पैराग्राफ में अगर आपको लिखना है तो उपरोक्त कथन के नकारात्मक तथ्यों के अगर परीक्षण किया जाए तो जब इस संक्रमण काल जनसंख्या जब बन जाती है तो मानव संसाधन में गरीबी, बेरोजगारी, समावेशी विकास को है जो प्रभावित करती है। समावेशी विकास बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है, याद रखिएगा। समावेशी विकास से ही किसी भी देश के लोकतंत्र की है जो मापन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर वह समावेशी विकास में अगर वो सफल नहीं होता है तो माना जाता है कि लोकतंत्र अपना महत्व को खो चुकी है। तो समावेशी विकास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंक्लूसिव ग्रोथ, आप है जो इसको है जो बढ़िया से पढ़िएगा। सरकार की योजनाओं को पहुंचाना लोगों के बीच, या ग्रामीण हो या शहरी हो, समावेशी विकास बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक समावेशी विकास होता है, एक वित्तीय समावेशन होता है। इस सब वर्ड को समझने की जरूरत है। तो दीर्घकालिक समस्या का कारण बन जाती है। जब आपकी जो जनसंख्या है, ये जनसंख्या जब संक्रमण कालीन स्थिति से जब गुजरती है तो ये मानव संसाधन, गरीबी, बेरोजगारी, समावेशी विकास को प्रभावित करती है और आर्थिक विकास के साथ साथ दीर्घकालिक समस्या का भी कारण बन जाता है। ये है जो आने वाला समय में जो आपकी जो डेमोग्राफी डिविडेंड है, अगर आप इसको नहीं बनाएंगे तो समस्या है जो और उत्पन्न हो जाएगी और है जो नकारात्मक वृद्धि है जो आपकी है जो अर्थव्यवस्था की ओर रह जाएगा गरीबी, भुखमरी के दौर में। और जितने भी इंडेक्सेस है, सब इंडेक्सेस है जो नीचे चला जाएगा। चलिए, लेकिन 15वां वित्त आयोग की अगर बात करें तो जनसंख्या जो कंट्रोल की, अगर उत्तर और दक्षिण की अगर बात करें तो 15वें वित्त आयोग में जनसंख्या के आधार पर है जो कुछ आवंटन किए गए थे। तो आप एक रिपोर्ट से जो है पर 15वां वित्त आयोग का एक डाल दीजिए और वहीं से एग्जामिनर्स को पता चलना चाहिए कि हाँ, आपके अंदर जो क्वालिटी है यहीं से है जो आपकी निकल कर आएगी और आपको नंबर है जो मिल जाएगा।
एज ए माई ओपिनियन, मेरा एक्सपीरियंस है जो मेंस का, हम इस पे बता रहे हैं आपको। 15वां वित्त आयोग ने जनसंख्या वृद्धि तथा आर्थिक विकास के माप के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया और भारत के उत्तर दक्षिण राज्यों में इसका प्रतिफल का समावेश उनके आवंटन से दिया। अगर जनसंख्या का कंट्रोल हुआ तो दक्षिण के राज्यों के लिए विशेष है जो आवंटन है जो किया गया है। आप है जो 15वां वित्त आयोग का पूरा रिपोर्ट्स पढ़िएगा तो उसमें है जो आपका जो 5-6 डिवाइडेड है, उसमें है जो एक है जो आपका जनसंख्या नियंत्रण की बात है जो की गई है। इसी पे है जो दोनों इसका है, इस पे है जो समस्या है जो चल रही थी 15वां वित्त आयोग जब गठित हुआ था, तो इस पे है जो भी है जो बहुत चर्चा हुई थी। चलिए अब है कि भाई जनसंख्या जो वृद्धि है वो कैसे है जो काम करता है सहायक रूप से। श्रम शक्ति आपूर्ति का स्रोत, श्रम शक्ति आपूर्ति का जो आपकी जो श्रम शक्ति है, जो श्रम बल है, उसका है जो उसका स्रोत है। आप जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़िएगा तो वहाँ पर मानव श्रम शक्ति, शहरी गरीबी और निर्भरता है जो उस पर दिया हुआ रहता है। आप वहाँ से जाके है जो आप इकोनॉमिक सर्वे में अगर आप है जो 13 पॉइंट्स हैं, अगर बिहार की अगर बात किया जाए तो शायद 6ठा या 7वां में है जो इस प्रकार की है जो बातें हैं जो वहाँ पर लिखी हुई है, आप जरूर है जो देखें। तो आर्थिक श्रम शक्ति आपूर्ति का जो स्रोत है उसमें आर्थिक विकास जो है प्राकृतिक संसाधन, श्रम शक्ति, पूंजी और तकनीक ये है जो इसको बढ़ाने में है कहीं ना कहीं है जो मदद देता है। प्राकृतिक संसाधन का है जो उसका है जो उपयोग करता है, उसका है जो संरक्षण करता है, उसका संवर्धन करता है, उसके नीतिगत फैसलों के माध्यम से है जो उसे है जो आगे है जो बढ़ाने में मदद देता है। इस सभी फलन के माध्यम से आर्थिक विकास को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें श्रम शक्ति सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो श्रम शक्ति है इसीलिए महत्वपूर्ण, इसीलिए जब आप कोट कीजिएगा तो कार्ल मार्क्स का जो है श्रम शक्ति का जो सिद्धांत था, जो उन्होंने है जो सबसे ज्यादा है जो उस पर जो फोकस किया था, तो है जो उसको है आपको है जो वहाँ पर है जो मिलने के लिए होगा कि कैसे है जो क्लासेस की बात है जो वहाँ पर किए थे। क्योंकि विकास प्रक्रिया में वही है जो प्रावेगिक साधन माना जाता है, क्या कि वही कर सकता है। मशीन आने से कोई जरूरी नहीं है कि हमारी है जो स्किल्स जब रहेगी तो उसके आधार पे है जो साथ साथ है जो चलेगी। ये नहीं कि हमारा इंडस्ट्रियल 4.0 आ गया तो है जो मानव श्रम की खत्म हो जाएगी बात, ऐसा नहीं, कभी नहीं होता है और कभी होगा नहीं। आप बहुत लोग देखे होंगे कि जब कंप्यूटर का युग आया तो बोल रहा था कि है जो सब है जो मशीनीकरण पर हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, लेकिन उसके है जो उसी आधार से है जो उसका एक बराबर समानांतर तुल्य है जो समस्या है का समाधान है जो धीरे उस साथ में होता है। इसलिए आज भी, पहले तो 36 करोड़ जनसंख्या थी 1951 में, तो उस समय भी तकनीक था, ऐसा नहीं था कि तकनीक नहीं था, हाँ उसके आधार पे तकनीक था। आज 21वीं सदी है तो आज 131 करोड़ जनसंख्या है, तो उसके आधार पे जो तकनीक बढ़ रही है और ये बढ़ेगा, ये नियम ही है। तो इसलिए डरने की बात इसमें नहीं है। साइमन कुटेज ने कहा है कि जनसंख्या की प्रत्येक वृद्धि श्रम को बढ़ाती है। जो जनसंख्या है प्रत्येक वृद्धि श्रम को बढ़ाती है। जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास का उत्प्रेरक होता है, कैटलिस्ट का काम करता है, जो अर्थव्यवस्था के साथ साथ मानव पूंजी के साथ सकारात्मक प्रतिफल है जो उत्पन्न करता है। आगे अगर बात करें तो इसके अगर नकारात्मक तथ्य पे बात करें कि जब ये जनसंख्या दबाव के रूप में अगर बन जाती है तो श्रम शक्ति की सीमांत उत्पादकता को है जो शून्य कर देती है। और बहुत जानते हैं कि जब है नकारात्मक हो जाएगी, जब संक्रमणकालीन स्थिति हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो सीमांत उत्पादकता को है जो कम से कम प्रोडक्टिविटी को है जो शून्य कर देती है। मानव काम ही नहीं करेगा, स्किल ही नहीं रहेगा तो उसके जो उत्पादकता क्या होगी, एट 0 हो जाएगी एट द रेट। तो निश्चित रूप से है जो ये है जो इसके लिए है जो नकारात्मक पक्ष भी है जो वहां पर लिख दीजिएगा तो अच्छा होगा। अच्छा, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में मानव बल श्रम शहरी और ग्रामीण के बीच असमानता ज्यादा देखी गई है, जिसे मानव पूंजी का ह्रास प्रतीत होता है। इसलिए सरकार की योजनाओं के माध्यम से इसे दूर किया जा सकता है। कौशल विकास बहुत चीज है। कौशल विकास 50 मंत्रालय के माध्यम से है जो चलाया जा रहा है। एक मंत्रालय नहीं है, 50 मंत्रालय में सबका है जो योगदान है। और कौशल विकास के माध्यम से ही है जो, अगर हम एक और डेटा आपको दें कि भारत में जो कौशल श्रम है कि जो स्किल है वो मात्र 5% है, मैक्सिको में 38% है, अमेरिका में 52% और दक्षिण कोरिया में 93.7% है। तो ये है जो वहाँ की स्किल्स क्या है, और इसी स्किल्स से है जो देश है जो कहीं ना कहीं है जो आगे है जो बढ़ रहा है। तो इसीलिए कौशल विकास को है जो
भारत ने जो योजनाएं लाकर है जो कौशल विकास के माध्यम से है जो नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से है जो इसको है जो और है जो दूर करने पर है। कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। अब है जो बिहार के 7 निश्चय योजना में आप जो देखते हैं उसमें भी है जो कौशल विकास की बात की गई। ITI कॉलेज ये वो है जो हुनर हाट इस सब के माध्यम से जो बहुत सारी योजनाओं को है जो इसमें समावेशन है जो किया गया है। तो निश्चित रूप से कौशल विकास एक बहुत बड़ी चीज़ है। कौशल 2.0 भी चालू हो गया है, आप है जो देख रहे हैं। डिजिटल साक्षरता, डिजिटल इन्वायरमेंट, डिजिटल इकोलॉजी को बनाना बहुत जरूरी है। आपको गवर्नेंस के साथ साथ है जो समाज और समाज की संरचना के बदलाव के लिए भी ये बहुत जरूरी है। इसलिए है जो भारत नेट कार्यक्रम, इसके माध्यम से डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के पीछे जो पहुंचाया जा रहा है। आप ये देख रहे हैं कि जो भी डिजिटल व्यवस्थाएं हैं DBT के माध्यम से कैसे बिचौलियों को दूर रखा गया। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था, डिजिटल तंत्र, डिजिटल इकोलॉजी और डिजिटल पारिस्थितिकी को बनाने में है जो कहीं ना कहीं है जो महत्वपूर्ण भूमिका है जो भारत है जो निभा सकता है। भारत दूसरा देश है जो सबसे ज़्यादा है जो यूज करता है। तो इस पे भी है जो आपको ध्यान देने की बात है। 5G की बात आ गई। अब है जो मशीन टू मशीन ट्रांसफ़र होता है 5G के अंदर में। आप है कि 1 Gbps से लेके 5 Gbps मैंने Gbps तक है जो इसकी स्पीड है, इसकी लेटेंसी है जो मैंने जो रुकावट थी वो है जो बहुत कम है। और 6G के लिए भी है जो कमिटी है जो भारत में है जो बन रही है। तो निश्चित रूप से जो 5G की जो बात है वो भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले समय में। तो ये एक बहुत समग्र है जो आपको है जो डिजिटल व्यवस्था को बनाने की आप जान रहे हैं कि हम लोग ई-रूपी के ऊपर जा रहे हैं। तो ई-रूपी के ऊपर है जो ब्लॉकचेन, IoT, दैट इज थिंग, बहुत सारा चीज़ जो है जो आपको है जो इससे पढ़ाएगा। व्यवहारिक शिक्षा के बारे में आपको व्यवहारिक शिक्षा और सैद्धांतिक शिक्षा पर है जो बल दिया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अगर बात किया जाए तो आपका है जो क्रेडिट फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है। आप अगर मान लीजिए किसी पंचर बनाने में आपकी है जो कुशलता है तो उस मैकेनिक के क्षेत्र में है जो आपको है जो क्रेडिट मिलेगा और आप एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो आपको उस आधार पर है जो मिल जाएगा। स्कूल से लॉट्स जो होता है वो बहुत सारे जो शिक्षक और इसके बीच जो शिक्षक और स्टूडेंट के बीच जो सामंजस्य बैठाना है उसके लिए कैसे काम करना है। हिंदी में व्यवहारिक शिक्षा के मतलब है जो आपको मातृभाषा में भी, अब मध्य प्रदेश में है जो कुछ दिन पहले MBBS की पढ़ाई के लिए 3 कोर्स को लॉन्च किया गया। अन्य देशों की अगर इसकी तुलना करें, इजराइल, चाइना में, तो वहाँ व्यवहारिक शिक्षा है, उसी भाषा में शिक्षा दी जाती है। हमें है जो गुलामी की बेरियों में है जो BPSC में इंग्लिश में लिख दिए तो आपको ज़्यादा नंबर मिल गया, उस तरह की व्यवस्था है जो नहीं करनी है। तो निश्चित रूप से है जो अपनी भाषा की है जो परख और व्यवहारिक शिक्षा पे है जो जोर देना है जो कहीं ना कहीं है जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुद्रा योजना, कृषि उद्योग को बढ़ाना, MSME में सुधार। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए थोड़ा सा जल्दी है जो निकलने का प्रयास किया जाए, नहीं तो हाँ। और आगे बढ़ते हैं। बाज़ारों का विस्तार में अगर बात करें तो देखिए, बाज़ारों का जब विस्तार होगा तो बचत होगी, पूंजी निवेश होगा, उत्पादन होगा, नए उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार होगा, आय में वृद्धि होगी, अतिरिक्त मांग होगा और आर्थिक समृद्धि होगी। तो यह है जो कहीं ना कहीं है जो एक साइकिल के रूप में है जो चलता है। उत्पादन में वृद्धि जनसंख्या के प्रतिफल उत्पादन होता है। संरचना एवं संरचनात्मक विकास 2 स्तंभ श्रम शक्ति को है जो बढ़ाता है। अगर उदाहरण बोले तो जनसंख्या अगर 1% है तो उत्पादन की सीमा है जो 1% की दर से है जो इंक्रीज करेगी। अगर 2% है तो उत्पादन की सीमा है जो 2% की दर से है जो इंक्रीज करेगी। और यह है जो एक सहायक सिद्ध हो जाएगा। तो जैसे जनसंख्या के उत्पादन पे है जो कैसे है जो बल होगा। अगर मान लीजिए कि 5% है तो आपके यहाँ 5% होगा, एक बार में 5 है जो टोपी बनेगा आपके यहाँ। अगर उसके यहाँ 2 ही जनसंख्या तो 2 ही टोपी बनाएगा। तो निश्चित रूप से जो ये है जो उसके प्रतिफल को है जो दर्शाता है। पूंजी निर्माण में स्रोत जनसंख्या का आशय है, जनसंख्या का उद्देश्य हाँ अदृश्य शक्ति के रूप में है जो ये आंतरिक बचत की मांग करती है। भारत ने पूंजी निर्माण की भूमिका में सकारात्मक त्रिस्तरीय निर्माण में बजट का प्रावधान किया है। आत्मनिर्भर के साथ MSE, स्वदेशी विनिर्माण, मेक इन इंडिया जैसे पहल पूंजी निर्माण के साथ रोजगार निर्माण के सहायक सिद्ध होते हैं। PLI प्रोडक्ट लिंक इनिशिएटिव के माध्यम से 14 क्षेत्रों में, पहले 13 था, उसको एक क्षेत्र दूरसंचार को बढ़ा दिया है में है जो इसका है जो उपयोग किया जा रहा है। सृजनात्मक मस्तिष्क का है, सृजन अगर होता है तो मानव पूंजी का निर्माण होता है और टेस्टेड है जो उसके माध्यम से है जो आर्थिक समृद्धि का विकास किया जाता है। कौशल निर्माण को बढ़ावा देना, यह निर्माण दीर्घकालिक स्तर की होती है जो परीक्षित ज्ञान का फलन आर्थिक उत्पादन में वृद्धि होती है। इसके नए ज्ञान की खोज, स्टार्टअप, ब्रेन ग्रेन, स्किल्ड स्ट्रक्चर रिव्यू जैसी जनसंख्या को कौशल विकास को बना देती है जिसका प्रभाव आर्थिक विकास पे है जो पड़ता है।
नई शिक्षा नीति, कौशल क्रेडिट फ्रेमवर्क, व्यवसायिक कौशल, स्टार्टअप, स्किल डेमोक्रेसी के रूप में प्रयोग, ये सब चीज़ है जो आप है जिसमें लिख सकते हैं। उपयुक्त पक्षों के आधार पर नकारात्मक के प्रमुख बिंदु, जनसंख्या प्रभाव पड़ेगा तो बचत दर कमी होगी, विनियोग उत्पादकता है जो घटेगी। डेविस रॉकफेलर ने कहा है जनसंख्या वृद्धि आर्थिक समृद्धि की समस्याओं का है जो जड़ है। इसी प्रकार राष्ट्रीय संचालन पूंजी निर्माण में न जाकर जनसंख्या निर्माण को स्वाहा कर देती है। अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की प्रकृति, जनसंख्या का दबाव विकास के नकारात्मक निष्ठुर प्रोत्साहन है। हर्षमैन ने कहा है पूंजी दुर्लभ अल विकास प्रकृति कम आय वाले देशों के लिए जनसंख्या एक दानव के रूप में कार्य करता है जो नकारात्मक फलन देता है। खाद्य पूर्ति की समस्या, अगर अल्प पोषण होगा तो कार्यकुशलता कमेगा, कुपोषण बढ़ेगा, गरीबी बढ़ेगी। खाद्यान्न आयात, पूंजी का निर्माण होगा, भुगतान संतुलन होगी तो महंगाई, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, विदेशी मुद्रा की कमी हो जाएगी। आंतरिक संकट की बात करें तो कृषि संकट, जोत में कमी, कृषि उत्पादन, उपभोग, राजनीतिक संकट आएगा तो ग्लोबल हंगर जैसे जो स्थिति है जो पैदा हो जाएगी। प्रति व्यक्ति आय के अगर बारे में है बात करें तो उसका औद्योगिक प्रति व्यक्ति आय पर कैसे औद्योगिक प्रभाव होगा, तो प्रति व्यक्ति आय होगा तो किसी देश की आर्थिक विकास की माप प्रति व्यक्ति आय से होती है। अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो इस पे है जो डायरेक्ट है जो प्रभाव पड़ेगा। एक निश्चित स्तर पर जनसंख्या प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाती है लेकिन बाद में आवश्यकता से कम करती है। चाणक्य लाभांश के अगर बारे में बात करें तो ये है जो एज ईयर्स है, और उसके बाद है जो दो है जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर है जो जिसके ऊपर निर्भर होता है, तो ये है बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। अगर विकसित देश अल्प विकसित देश में अगर हम बात करें तो विकसित देश में अगर 3 श्रमिक हैं तो उसके ऊपर है जो 3 ही है जो मैंने मान कर चला जाए कि उसके ऊपर है जो निर्भर है। लेकिन मैंने अल्प विकसित देश की बात करें या विकासशील देश की बात करें तो 2 श्रमिक है तो उस पर है जो 4 से 5 लोग है जो निर्भर होते हैं। रहन सहन का स्तर और नीचा हो जाना कुछ ऐड किए थे इसमें, तो वही चीज़ है बेरोजगारी, रहन सहन, खाद्यान्न उत्पादन, उद्योग, लिविलिटी इंडेक्स, भारत शिक्षा स्वास्थ्य में है जो इसका है जो बुरा प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी बढ़ेगी तो शिक्षा, मौसमी संरचना, दरिद्रता, अन्न है जो समस्या को, नक्सलवाद को जन्म दे देगा। वृद्धिशील जनसंख्या वस्तुओं और सेवाओं के लिए बड़ा बाजार, बड़ा कार्यबल, जनांकीय लाभांश, अधिक नवाचार और कुल उत्पादन में है जो वृद्धि करता है। तो ये है जो कुछ एडिशनल पॉइंट्स थे जो मैंने लिखा था आपको बता दिया। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नए अगले संडे को फिर मिलेंगे। जैसे ही टाइम मिलेगा तो आपके लिए एक वीडियो है जो जरूर लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।